स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 द पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वो क्लासिफाई करता है चीज़ों को, यानी कि उनका वर्गीकरण करता है। वो एक तरह की चीज़ों को एक ग्रुप में रखता है और दूसरे तरह की चीज़ों को दूसरे ग्रुप में रखता है। जब 18वीं शताब्दी का एंड हो रहा था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स वगैरह जो है डिस्कवर होने लगे थे, खोज होने लगी थी और ज़्यादा एलिमेंट्स की। और उनका जो अपना खुद एक 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 इंडिविजुअल एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था और कंपाउंड्स का, वो जो है कि अब पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा था। जल्द ही आवश्यकता उठी कि उन सब का वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, ताकि उनका एक कंपैरेटिव स्टडी आसान हो जाए। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करने में आसानी मिल जाए। तो अब देखो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन करना एलिमेंट्स का ज़रूरी है। और वो सबसे पहला ये है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में, और इससे हम लोग जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिलेट कर सकते हैं और उनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सबके हिसाब से हम लोग उसका प्रॉपर्टी रिलेट कर सकते हैं। और ये हम लोगों को मदद करता है, क्लासिफिकेशन मदद करता है कि हम एक रिलेशनशिप एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर सकें, बता सकें। शुरुआत में बहुत सारे कोशिशें की गई केमिस्ट के द्वारा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए किसी फैक्टर के ऊपर। और वो फैक्टर क्या क्या था? डेंसिटी के हिसाब से, मेलेबिलिटी के हिसाब से, मतलब बिटन इनटू शीट, डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट करना, एटसेट्रा। और जो है और भी चीज़ें कंसिडर की गई, जैसे कि वो मेटल हैं कि नॉन मेटल हैं। लेकिन ये जो शुरुआत में ये जो वर्गीकरण हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, इससे कोई संतुष्टि नहीं मिल पाई सही तरीके से। अब ये संतुष्टि क्यों नहीं मिल पाई? वो इसलिए नहीं मिली, इसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं कि जो नंबर था एलिमेंट का वो फॉल कर जा रहा था पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, और वो इतना ज़्यादा था कि वो जो है कि जनरलाइजेशन का पर्पज़ ही नहीं सर्व कर रहा था। मान लो जो ग्रुपिंग की जा रही है, तो ग्रुपिंग में इतने ज़्यादा एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर आ जा रहे हैं कि फिर फ़ायदा ही नहीं हो रहा था उनका वर्गीकरण करने से। इन सब के बेसिस पे, मतलब मेलेबिलिटी, डेंसिटी, डक्टिलिटी के बेसिस पे कुछ उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो कंसीडर किए जा रहे थे कि उनकी कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो कि वेरी कर रही थी, मतलब अलग अलग अवस्था में, अलग अलग कंडीशन में वो कैरेक्टरिस्टिक बदल जा रहे थे, तो उनको भी बेसिक नहीं लिया जा सकता। और सर्टेन एलिमेंट्स वगैरह ऐसे थे जो कि मेटेलिक भी बिहेवियर दिखा रहे थे और नॉन मेटेलिक बिहेवियर भी दिखा रहे थे, तो ये मुश्किलें पैदा हुई उस समय। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि साइंटिस्ट जो है अब ऐसा कुछ खोजेंगे, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट का जो कि कभी ना बदले। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अब हम लोगों का फिंगरप्रिंट जो है वो बन गया है क्या, हम लोगों की आइडेंटिटी। अब ये फिंगरप्रिंट ऐसा है कि सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन बिल्कुल ये अलग होता है, भांति भांति का। तो ऐसे ही एलिमेंट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमको मिले, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मिले जो कि कभी किसी एलिमेंट का बदलता ना हो, किसी दूसरे के साथ मैच ना करता हो। तो देखो, इसमें विलियम प्राउड जो हैं, इन्होंने डिस्कवर किया, खोज किया कि जो एटॉमिक मास है किसी एलिमेंट का वो कभी जो है डिफ़र नहीं करता है, और इसीलिए ये जो है एक साइंटिफिक बेसिस हो सकता है और ये हम लोगों को क्लासिफिकेशन में संतुष्टि दिला सकता है। यानी ये स्कीम जो है क्लासिफिकेशन की वो हम लोगों को संतुष्ट कर सकती है। मतलब हम वेट के हिसाब से एलिमेंट्स का क्या करें, क्लासिफिकेशन करें। तो वेट के हिसाब से शुरुआत में ये इसको बेस मान लिया गया। तो डॉबरनियर ने ट्रायड लेके आया, डॉबरनियर ट्रायड लेके आए। J.W. डॉबरनियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सर्टेन कुछ ऐसे निश्चित एलिमेंट वगैरह हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने की वजह से 3 एलिमेंट एक साथ एक ग्रुप में रखे जा सकते हैं। कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट एक ग्रुप में रखे जा सकते हैं। और ये जो 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया, इसका नाम दिया गया ट्रायड। जो 3 एलिमेंट जो हैं पर्टिकुलर ट्रायड के अंदर होंगे
वो एक दूसरे के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। और इनफैक्ट जो डॉबरनियर है पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्लियर यानी साफ सुथरा रिश्ता दिखाया था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में और उनके मास के हिसाब से, यानी एटॉमिक मास के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की उन्होंने बताई थी कि इनके बीच में ये रिश्ता है, रिलेशनशिप, क्लियर रिलेशनशिप दिया था। एटॉमिक मास जो मिडिल वाले एलिमेंट होगा का होगा ट्रायल में, जैसे अगर 3 एलिमेंट ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, तो जो मिडिल वाले का आपका एलिमेंट का मास होगा वो पहले और आखिरी वाले के एवरेज के इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेट होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेट होगा। और यही बेसिस था ट्रायड का। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित एग्जाम्पल हैं जो क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं, वो जो ट्रायड वाली बात है। और उसमें वो क्या है, जैसे कि आप 3 एलिमेंट ले लो, कैल्शियम ले लो, स्ट्रोंटियम और बैरियम ले लो। ये एलिमेंट कैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, तो ये सारे मेटल हैं। हर एक जो ऑक्साइड बनाता है वो अल्कलाइन होता है नेचर में। अल्कलाइन मतलब ऐसा बेसिक सॉल्यूशन जो कि कैसा हो, पानी के अंदर सॉल्युबल हो, उसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो ऐसा ऑक्साइड बनाते हैं जो कि अल्कलाइन होता है नेचर में। और सबके पास वैलेंसी कैसी होती है, 2 है तीनों के पास। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम की बात हो रही है। तो ये सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, तो इसलिए इनको एक साथ जो है एक फैमिली में या फिर एक ग्रुप में रखा गया। और ये जो ग्रुप बना 3-3 का, इसको ट्रायड कहा गया या डॉबरनियर का ट्रायड। एटॉमिक मास कैल्शियम का देखो आप तो 40 होता है, स्ट्रोंटियम का 88, बैरियम का 137। और ये चीज़ नोटिस की गई कि जो मिडिल वाला स्ट्रोंटियम था उसका एटॉमिक मास लमसम इक्वल था बाकी पहले और आखिरी वाले के एवरेज के। मतलब यहाँ पे कैल्शियम और बैरियम की है, तो कैल्शियम और बैरियम का मास ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, एग्जैक्ट नहीं, नियरली अप्रॉक्सीमेटली वेट किसका आ रहा है, स्ट्रोंटियम का आ रहा है। ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल है, दूसरी फैमिली है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। ये भी एक ट्रायड फॉर्म करते हैं। ये 3 के तीनों ही नॉन मेटल हैं और तीनों जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसा है, ये तीनों रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए। तो नॉन मेटल से एसिड बनता है और मेटल से बेस। सबकी वैलेंसी कैसी है, 1। तो इसमें भी यही है कि क्लोरीन और क्लोरीन के अलावा आयोडीन का मास अगर आप ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे यानी इनका मीन निकालोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी 81.25, और ये नियर अबाउट होगी 80 के यानी ब्रोमीन के। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसीलिए यूज़ किया गया है। अब देखो ये जो लॉ है ये शुरुआत में तो बहुत ही बेस माना गया, लेकिन बाद में जल्द ही इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया कि डॉबरनियर फेल कर गए अरेंज करने में सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐसी फैमिली में अरेंज करने में जो उस समय मौजूद थे। मतलब जो 3-3 का ट्रायड बना वो कम बन पाया, हर एक एलिमेंट के लिए नहीं बन पाया, तो इसीलिए ये फेल कर गए। और जो लॉ है वो अप्लाई नहीं हो रहा था विद इन द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल एक ही फैमिली के बीच में ये लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा था। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है कि हैलोजेंस को लो, यानी सॉल्ट फॉर्मर को। सबसे पहले ले लो हैलोजन में 3 मेंबर लिया, फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया और ब्रोमीन लिया। ये तीनों एक परिवार में, एक ग्रुप में मतलब। तो ऑब्जर्व किया गया कि जो एटॉमिक मास है फ्लोरीन और ब्रोमीन का, ये मीन है किसका, फ्लोरीन और ब्रोमीन का, वो 49.5 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 35.5 आना चाहिए, क्लोरीन के मास के इक्वल आना चाहिए। तो डॉबरनियर का जो स्कीम था ये वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। दो ये जो है कि इम्पॉर्टेंट नज़रिया रखता है और सिद्धांत भी इसके सही हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंसाइट और प्रिंसिपल हैं इसके अंदर, उसके बावजूद जो है ये सबको एडजस्ट नहीं कर पाया, ये कॉमन नहीं हो पाया, सबके लिए एक्सेप्टेड नहीं था, सारे एलिमेंट्स भी इसमें एडजस्ट नहीं हो पाए। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव देखते हैं। अब इनके बाद, डॉबरनियर के बाद इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। जॉन न्यूलैंड
एक साइंटिस्ट हैं और लवर भी हैं म्यूज़िक के। इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के, यानी कि बढ़ते क्रम से, सबसे पहले छोटा मास, उससे बड़ा और उससे ज़्यादा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और ये देखा कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं, मतलब एक जैसी हैं उन प्रॉपर्टीज़ के पहले एलिमेंट के, यानी कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह रिजेंबल कर रहा है, मतलब लमसम एक जैसा दिखा रहा है प्रॉपर्टी। तो जस्ट एज द 8th नोट ऑफ म्यूजिकल ऑक्टेव, और कैसे, जैसे कि 8वां म्यूजिकल ऑक्टेव जो होता है, जैसे सारे गामा पादा नी और उसके बाद फिर 8वें पे सा आ जाता है, तो वैसे ही ये पहले नोट की तरह जो है हो जा रहा है। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से न्यूलैंड ने लॉ दे दिया, नियम दे दिया ऑक्टेव का वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए एलिमेंट के। तो न्यूलैंड के हिसाब से जो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है कि जब एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से बढ़ते क्रम में, जो जो प्रॉपर्टी होगी हर 8वें एलिमेंट की, वो शुरुआत वाले पहले एलिमेंट की तरह रिपीट करेगा, ठीक है, हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की तरह। जैसे 1 के बाद 8वां है तो वैसे ही 8 के बाद 15वां आ जाएगा, इस तरीके से रिपीटेशन होगा। तो देखो वेस्टर्न में जो म्यूज़िक है उसका टोन है डो रे में फा सो ला टी, और यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ इंडियन में सा रे गा मा पा दा नी के बाद फिर सा पे आ जाओगे। तो इस तरीके से देखो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो 7वें के बाद जो 8वां आएगा वो रिजेंबल करेगा, ठीक है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन है ना। तो न्यूलैंड ने क्या किया, डिवाइड कर दिया एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रोज में, है ना, 7 एलिमेंट सब में रखा, जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, 7 एलिमेंट सब में रखा। अच्छा, इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि इस टाइम तक क्या नहीं मालूम है, नोबल गैसेस के बारे में जानकारी नहीं है ना, वो डिस्कवर नहीं हुए हैं इस टाइम तक। मेरिट क्या था इनके वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा हुआ, ये सिस्टम क्वाइट काम किया, लाइटर एलिमेंट के लिए, हल्के एलिमेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है एक साथ एक फैमिली में आ गए एक साथ। इसके अलावा ये रिलेट कर पा रहा था प्रॉपर्टी एलिमेंट की उनके मास के हिसाब से। पहली बार ये दिखाया गया, एक अलग ही डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी दिखाई गई। पीरियोडिसिटी का मतलब है बार बार रेगुलर इंटरवल पे सेम चीज़ का ऑकर होना। तो ये पीरियोडिसिटी पहली बार दिखाई गई, जैसे कि मतलब हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की तरह रिजेंबल कर रहा है। तो ये जो पीरियोडिसिटी वाली बात है पहली बार जो है दिखाई गई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में। न्यूलैंड को ऑनर किया गया 1887 में, इनको इनाम भी मिला। रॉयल सोसाइटी ने इनको डेवी मेडल दिया न्यूलैंड को, इनके काम के लिए, जो ये काम इन्होंने किया, क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का इसके हिसाब से, लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिए। लेकिन इनका भी जो नियम था, लॉ था ऑक्टेव का, वो भी डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों किया गया, इसकी बहुत सारी वजह है। पहला ये कि ये जो क्लासिफिकेशन है हैवियर के लिए काम नहीं किया। लाइटर में तो हमने देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह साथ आ गए थे, लेकिन हैवी एलिमेंट के लिए काम नहीं किया, जो कि कैल्शियम के बाद है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो इसके बाद ये जो है काम नहीं कर पाया। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट अब डिस्कवर होने लगे थे, तो ये न्यूलैंड के ऑक्टेव में फिट नहीं हो पाए। न्यूलैंड ने एडजस्ट किया था 2 एलिमेंट कोबाल्ट और निकल, देख सकते हो टेबल में, कोबाल्ट और निकल को एक साथ, देखो सीजियम और ये लैंथेनाइट को एक साथ रख दिया इन्होंने। तो ये भी एक डीमेरिट था। फ्लोरीन और जो है कि ये क्या बोलते हैं, और इसके अलावा ये जो है क्लोरीन और फ्लोरीन वाले में जो है ग्रुप में इनको रखा था, आपके कोबाल्ट और निकल को, ठीक है, विच वेयर वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दिस एलिमेंट। और ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में देखो तो कोबाल्ट निकल का प्रॉपर्टी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के प्रॉपर्टी से बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग है, तो एक ग्रुप में होना बिल्कुल भी सही नहीं है। आयरन जो कि रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल के जैसा, मतलब जिसकी खासियत कैसी है, कोबाल्ट और निकल की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है, उसको बहुत ही दूर रख दिया गया था कोबाल्ट और निकल से। जैसे कि तुम यहाँ देखो, कोबाल्ट और निकल यहाँ है और आयरन यहाँ है। इसके बाद मेंडलीव आए, तो मेंडलीव 1869 में, इनका नाम था दिमित्री इवानोविच
मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने उस समय देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उस समय पे कितने एलिमेंट मौजूद थे, 63 एलिमेंट मौजूद थे, वो जानकारी में थे मतलब एट दैट टाइम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के इन्होंने भी रखा, इनको अरेंज किया। एलिमेंट जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज एक तरह की थी वो एक के बाद दूसरे रखे गए वर्टिकल कॉलम में ऊपर से नीचे तक, ठीक है, जिनको ग्रुप कहा गया। वर्टिकल कॉलम मतलब ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, और ब्लैंक स्पेस मतलब खाली जगह छोड़ी गई और एक्सपेक्ट किया गया कि जो पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज़ की वो डिसरप्ट हो जाएगी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर्टी एलिमेंट की टैली नहीं कर रही है उन प्रॉपर्टीज़ के साथ जो उसके ऊपर रखी गई हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टी के वो ऑकर करेंगे रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी वाली बात इनके में भी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी इन्होंने छोड़े कि यानी कि ऊपर वाले से नीचे वाला अगर रिलेट नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ इसमें कमी है या फिर कोई एलिमेंट है जो कि इसमें एडजस्ट होना चाहिए। तो इसको इन्होंने पीरियोडिसिटी बोला ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इनके लॉ के हिसाब से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो पीरियडिक फंक्शन है, किसके हिसाब से, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का पीरियडिक फंक्शन है। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास जो है बदलता चला जाएगा वैसे वैसे उनका जो है केमिकल प्रॉपर्टी भी बदलता चला जाएगा, है ना, ठीक है। पीरियडिक टेबल की बात करें तो क्या है, तो पीरियडिक टेबल एक चार्ट है एलिमेंट का, प्रिपेयर किया गया है इस तरीके से कि जो भी एलिमेंट एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो एक वर्टिकल कॉलम में ऊपर से नीचे तक एक ग्रुप में दिखाई देंगे। इट इज़ कॉल्ड पीरियडिक। पीरियडिक क्यों कहा गया, क्योंकि एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी का वो फिक्स इंटरवल पे या पीरियड पे दिखाई देगा। एंड इट इज़ कॉल्ड टेबल बिकॉज इसको टेबलर फॉर्म में अरेंज किया गया। अब देखो जैसे नीचे आ जाओ तो नीचे मतलब कह रहा है कि ऊपर से नीचे तक आप आएंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम जो है, मतलब ये जो एक वर्टिकल कॉलम में दिख रहे हैं ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है, तो ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कब, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। तो इसी को कह रहा है पीरियडिसिटी। एसेंशियल फीचर क्या थे मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के, तो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में पहली बार देखो ग्रुप के साथ साथ जो कि वो वर्टिकल कॉलम है और हॉरिजॉन्टल रोज जो कि पीरियड्स हैं वो आए। और इसमें इससे पहले भी मतलब डिवाइड किया था, न्यूलैंड ने भी डिवाइड किया था। तो इन्होंने ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया उसको, उन्होंने तो सिर्फ सारेगामा पाधानीसा के बेसिस पे डिवाइड किया था टेबुलर फॉर्म में। इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए, इसमें 8 ग्रुप बनाया यानी 1 से लेके 8 तक, और ईच ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम 1 to 7 वो डिवाइड था 2 सब ग्रुप में। कितने में, 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, ए और बी में। किस में डिवाइड था, ए और बी में। ग्रुप 8 जो था उसके पास कोई सब ग्रुप नहीं था, तो ये जो ग्रुप 8 इन्होंने बनाया था वो 8 ग्रुप किसके लिए बनाया था, वो 8 ग्रुप इन्होंने बनाया एक मिनट, ग्रुप 8 जो है कि कोई सब ग्रुप नहीं रखा था। अच्छा, इस समय भी इनर्ट गैस का वो मतलब अभी तक नोन नहीं है एट दैट टाइम। अच्छा, यहीं पे मैं कंफ्यूज था कि मतलब ये 8th ग्रुप में भी उसके लिए हो, लेकिन ये उस समय तक भी मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं था नहीं कह सकते, क्या मतलब डिस्कवर नहीं हुआ था। एक होता है इन्वेंशन, कुछ नया करना, एक होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब जो पहले से मौजूद है बस उसको खोजना। तो डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय तक भी इनर्ट गैसेस। सारे एलिमेंट किसी सब ग्रुप के या फिर ग्रुप 8 के जिनके पास सब ग्रुप नहीं है वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं और उनकी वैलेंसी भी सेम है। वैलेंसी का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसकी बात कर रहा है कि वो जो है सेम रहेगा एक ग्रुप के अंदर, और वो इक्वल है ग्रुप नंबर के फॉर अप टू ग्रुप 4, और ग्रुप नंबर उसके बाद का जो होगा वो 8 से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैलेंसी के में, कि वैलेंसी कैसी है, 1 2 3 का इतना ही वैलेंसी है, फिर उसके बाद 4 के लिए भी 4 हो जाएगा, लेकिन 5 6 7 के लिए क्या होगा,
8 से माइनस करेंगे 5 वैलेंसी 3, 8 में से माइनस करेंगे 6 वैलेंसी 2, 8 में से 7 माइनस करेंगे वैलेंसी 1। और इसके बाद जो 8th वाला आएगा वो इनर्ट गैस के लिए है, तो वो उसकी बात अभी हम लोग नहीं करने वाले क्योंकि अभी तक इसकी खोज नहीं हुई है। एक पीरियड के अंदर एलिमेंट जो है ग्रेजुअली, है ना, लगातार धीरे धीरे चेंज करते हैं फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, या फिर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, यह है जैसे कोई लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल रो। कह रहा है कि इधर से इधर की तरफ जाओगे, किधर से किधर की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। आगे देखते हैं मेरिट क्या है इनके टेबल का। तो इन्होंने जो पीरियडिक टेबल बनाया इसमें इन्होंने ग्रुपिंग किया एलिमेंट का, इन्होंने जनरलाइज कर दिया स्टडी एलिमेंट का, उस समय जितने पता थे टू मेयर 8 ग्रुप की 8 ग्रुप के अंदर आप उसका वर्गीकरण हो चुका है। अब आपको आसानी होगा 8 ग्रुप में आप के सारे एलिमेंट्स डिवाइडेड है तो आप उनका स्टडी आराम से कर सकते हो। ये जो बात है बहुत ही खास बात थी कि इन्होंने जो है खाली जगह छोड़ी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, यानी जिनकी खोज नहीं हुई है लेकिन उनके लिए इन्होंने जगह छोड़ी कि प्रेडिक्ट किया कि हाँ एलिमेंट्स आएंगे। इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी एक ही वर्टिकल कॉलम में हो, तो मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ दिया पीरियडिक टेबल में, और ये गैप इसलिए जो है कि छोड़े गए कि उस समय वो जो है उसके बाद का एलिमेंट नोन नहीं था। ठीक है, तो मेंडलीव ने करेक्टली ये सोचा कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि बाद में डिस्कवर होंगे, जो इस गैप के अंदर फिल होंगे। इसके बाद प्रेडिक्शन हुआ प्रॉपर्टी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का। तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स मतलब आएंगे होंगे, और यहाँ पे प्रेडिक्शन हुआ उनकी प्रॉपर्टीज का भी, है ना, कि किस तरह का होगा वो। और ये जो है कि किसके बिहाफ पे किया, उसके बगल वाले एलिमेंट के बिहाफ पे किया, है ना, लाइंग एडजेसेंट टू द वैकेंट स्लॉट की जो खाली जगह है उसके बगल वाले के हिसाब से। एक्चुअली इन्होंने प्रिडिक्ट किया था प्रॉपर्टी कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का 1871 में, और वो क्या था, एका एल्युमिनियम का, कि मतलब 1 प्लेस बिलो एल्युमिनियम। ग्रुप के अंदर 1 प्लेस बिलो एल्युमिनियम कौन होगा, वो आएगा एका एल्युमिनियम, और उसका एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा गैलियम, और सिमिलर मिला बाद में गैलियम की तरह, और जो गैलियम डिस्कवर हुआ 1876 में। प्रॉपर्टी एका सिलिकॉन की जो इन्होंने बताई वो प्रॉपर्टी दरअसल किसकी रही, जर्मेनियम, जो बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, एका एल्युमिनियम जो कि बाद में ये गैलियम डिस्कवर हुआ 1876 में, और एका सिलिकॉन इन्होंने जो बता के गए, और वो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ जर्मेनियम, उसकी तरह सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी दिखाया, है ना, समवॉट अप टू एन एक्सटेंट। इनकरेक्ट एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया। अब जो देखो ये इसमें इनको सफलता मिली कि जो एटॉमिक मास जैसे कि एलिमेंट जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, उनका इन्होंने जो है कि करेक्ट किया वैल्यू एटॉमिक मास का स्ट्रिक्टली बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज बाय प्लेसिंग दिस एलिमेंट। स्ट्रिक्टली उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से इनको प्लेस किया सही जगह पे, और इनका इन्होंने मास कैलकुलेट किया। डिफेक्ट क्या थे इनके पीरियडिक टेबल में, तो इनके पीरियडिक टेबल में हम लोग डिफेक्ट देखते हैं। एनॉमलस का मतलब क्या होता है, भिन्न, ऐसे पेयर मतलब जो कि मेल नहीं खाते, है ना, एक दूसरे से अलग, असंगत। फॉलोइंग पेयर एलिमेंट का वो फॉलो नहीं करता है मेंडलीव का प्रिंसिपल। कौन कौन से ऐसे पेयर्स, आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 है, जो कि प्रीसीड करता है पोटेशियम को, जिसका कि मास क्या है 39.1 है, और ये बात सही नहीं है। हैवी मास वाला बाद में होना चाहिए, लाइट मास वाला पहले होना चाहिए। कोबाल्ट जिसका कि एटॉमिक मास 58.9 है, वो प्रीसीड करता है निकल को, जिसका कि एटॉमिक मास 58.6 है। तो ये देखो डिफेक्ट है इनका, है ना। पहला डिफेक्ट क्या है, एनॉमलस पेयर। टेलुरियम जिसका एटॉमिक मास कितना है 127.6, वो प्रीसीड करता है आयोडीन को, जिसका मास है 126.9। इसके अलावा दूसरी गलती इनकी क्या है डिफेक्ट में, एनॉमलस पेयर के अलावा पोजीशन आइसोटोप का। आइसोटोप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइसोटोप जो है वो एटम होते हैं जिनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है लेकिन एटॉमिक मास
अलग होता है। ठीक है, वो तो बाद में पता चला, तो हम लोगों को पता है कि भाई एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ मासेस की बात कर रहे हैं, तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ के हिसाब से आइसोटोप को जो है सेपरेट प्लेस दी जानी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इनका वज़न अलग अलग है, लेकिन इनके लिए असाइन नहीं किया गया था सेपरेट जगह। इसके अलावा इन्होंने ग्रुप कर दिया था, एक ग्रुप में कर दिया था केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट को भी। जैसे कॉपर और सिल्वर है, उनके बीच में कोई भी समानता नहीं है अल्कली मेटल्स की तरह, जैसे लिथियम सोडियम की तरह, लेकिन उनको जो है कि एक साथ रख दिया गया था पहले ग्रुप में, ये भी खामी है। सेपरेशन कर दिया गया था सिमिलर एलिमेंट का, और वो सेपरेशन कहाँ दिखा? वो सेपरेशन दिखा जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम में, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रख दिया गया था, जबकि इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम सिमिलर है। इसके अलावा बात करें इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की, तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एलिमेंट का। इसके अलावा हाइड्रोजन का पोजीशन, हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया था, कंसीडर किया गया था 1A में एज वेल एज इन 7A में भी, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन भी फॉर्म करता है ना, और निगेटिव आयन भी फॉर्म करता है ना। HCl में पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और जो है आपका सोडियम हाइड्राइड में क्या फॉर्म करेगा? निगेटिव आयन। तो इसीलिए इसका प्लेस 2-2 दिया गया था, फिक्स पोजीशन नहीं थी। फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर आया एज बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मैग्नीट्यूड माप है, मैग्नीट्यूड मतलब माप था पॉजिटिव चार्ज का, जो एक न्यूक्लियस के अंदर होता है एटम के, वो डिटरमाइन किया गया हेनरी मोजले के द्वारा। और हेनरी मोजले कौन थे? एक इंग्लिश फिजिसिस्ट हैं। 1913 में मोजले ने यूज़ किया एनोड अलग अलग मेटल का एक डिस्चार्ज ट्यूब में, और सब्जेक्ट किया उनको कि वो अटैक हों किसके द्वारा? कैथोड रे के द्वारा। उन्होंने ये पाया कि जब कैथोड रे स्ट्रक करता है इन एनोड पे, वो भी अलग अलग तरह के मेटल के, तो जो वेवलेंथ है डिफरेंट मेटल्स के ऊपर, जब कैथोड रे स्ट्रक करता है अलग अलग मेटल्स के एनोड के ऊपर, तो जो वेवलेंथ होती है रेज की, जो प्रोड्यूस होती रहती है, वो बदलती है। यानी कह सकते हो कि जो वेवलेंथ है इन रेज की, वो ये पाया गया कि डिक्रीज़ हो गई है, रेगुलर मैनर में डिक्रीज़ हो रही है जब जब हम मेटल को बदल रहे हैं। यानी एनोड पे जो मेटल लगा हुआ है उसको हम बदल रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में उनके पोजीशन के हिसाब से अलग अलग मेटल अगर हम ले रहे हैं एनोड की जगह पे, तो वेवलेंथ रेस की जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि जो नंबर है पॉजिटिव चार्ज का जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, वो सबसे ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की। यानी वो हर एक मेटल के बदलने पे बदल जा रही है। तो यानी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो किसी मेटल की सेम नहीं हो रही है। तो जो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं न्यूक्लियस के अंदर एटम के में, वो पार्टिकुलर एलिमेंट के वही कहलाते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, वो किसकी वजह से होते हैं? प्रोटॉन की वजह से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहेगा किसके? नंबर ऑफ दैट एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट के। तो वहीं से हेनरी मोजले ने ये पता किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की कंपेयर टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से भी बेहतरीन कौन है? एटॉमिक मास से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बेसिक है आपका एटॉमिक नंबर, जो कि बेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। इससे जो है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जन्म हुआ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर्स के। इससे पहले पीरियोडिक फंक्शन होते थे किससे? इससे पहले पीरियोडिक फंक्शन हुआ करते थे एटॉमिक मास के। तो लेकिन अब पीरियोडिक फंक्शन है किसके? ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करते हुए, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो रिपीट होगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। और ये देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये पहले ही बात कही गई थी। तो दैट इज पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल में ऑकर करती है
एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से। एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें, जो एनोमलीज थे यानी कि असंगत जो पेयर वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई थी जो मेल नहीं खा रही थी, तो वो सारी की सारी जो मेंडलीज में थी उसका क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो चीज़ें इसमें देखो दूर की गई। पहली चीज़ पोजीशन ऑफ आइसोटोप, सारा आइसोटोप जो एलिमेंट का है उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और एटॉमिक नंबर इसका मतलब सेम है। तो सारे आइसोटोप जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उनको हम लोग सेम पोजीशन में पीरियोडिक टेबल में रख सकते हैं। तो उसके साथ जो एनोमलीज थी वो इसमें देखो दूर हो गई मॉडर्न वाले में, कि जगह मिल गई। किसको जगह मिली? आइसोटोप को जगह मिल गई। फिर पोजीशन आर्गन और पोटेशियम का, एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है और मास 40 है, जबकि एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 है और मास नंबर 39 है। अब नए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के साथ रखा गया, तो आर्गन जो कि कम एटॉमिक नंबर का है वो पहले आया और पोटेशियम जो कि ज़्यादा एटॉमिक नंबर का है यानी 19 वो बाद में आया, भले ही उसका मास 39 है। तो अब मास पे नहीं हो रहा है क्लासिफिकेशन, किस पे हो रहा है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको अरेंज किया गया। नेक्स्ट है पीरियडिसिटी इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब देखो ये जो पीरियडिसिटी है क्या है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज़ ऑकर करना। जब एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ, तो जिनका इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो रेगुलर इंटरवल पे आपको ये दिखाई देंगे। मतलब सिंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का जो है शो करता है पीरियडिसिटी रेगुलर रिपीटेशन, तो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है करस्पॉन्डिंग पीरियडिसिटी। मतलब ये है कि आप किसी भी पीरियडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में देख लो, ऊपर से नीचे तक, टॉप से बॉटम, वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखने वाले हैं। कंसीडर करो कोई एक ग्रुप पीरियडिक टेबल में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। इनका एटॉमिक नंबर 3 है, 11, 19, 37, 55 एंड 87 है। अब देखोगे तो ये सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये सब पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, सारे सॉफ्ट मेटल हैं और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और मेनली इसीलिए कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं रिएक्टिव होने की वजह से। और ये कलर देते हैं फ्लेम को, जब ये बर्न होते हैं तो फ्लेम में कलर आएगा इनकी वजह से। और ये हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और बेसिक ऑक्साइड, मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अब इसके बाद ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या फॉर्म करते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये सारी ही एलिमेंट, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये क्या कि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ये नोटिस किया गया है एलिमेंट्स में कि जिनमें सेम तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दस कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो है क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये रिकरेंस होता है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। यानी कि आप जब भी किसी दो मेटल हो या नॉन मेटल हो या कोई भी ऐसा एलिमेंट हो दो, उन दोनों के अंदर दो हो या दो से ज़्यादा हो, अगर उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है मतलब उनकी वैलेंसी सेम है, मतलब वो सेम कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर, सेम नहीं कह सकते, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी दिखाएंगे, यानी पीरियोडिसिटी ऑकर करेगी। और पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है? फिर से दोबारा सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना, यानी फिर से दोबारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही आना। सैलिएंट फीचर क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? वर्टिकल कॉलम जो पीरियोडिक टेबल में है इनको ग्रुप कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं है, और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे वर्टिकल ग्रुप हुआ और हॉरिजॉन्टल पीरियड हुआ। तो 7 पीरियड है और 18 ग्रुप हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम हैं जो कि 1 से लेके 8 तक हैं और 0 है।
नोट करना है कि 1 to 7 जो है डिवाइडेड है सब ग्रुप में, देयर बाय मेकिंग टोटल कितना 18 ग्रुप। टोटल कितने बनते हैं ग्रुप 18 ग्रुप। एलिमेंट जो सब ग्रुप में के ए में है वो कौन से हैं 1A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A। और इनको ग्रुप नंबर में कैसे नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 की तरह आप यहाँ देख सकते हो। ये पुराना नोटेशन है ना। देखो IUPAC के हिसाब से जो ग्रुप नंबर थे 1 से 18 जो है वो रिप्लेस कर दिए हैं ओल्डर ग्रुप नंबर को, जैसे 1A 7A 8B 8 और 1B 7B उस तरह से, और 0 को। हाउएवर एग्जामिनेशन के लिए दोनों नोटेशन एक्सेप्टेड हैं। तो दोनों नोटेशन एक्सेप्टेड हैं, या तो नोटेशन इस कदर हो या तो नोटेशन इन नंबरिंग वाली हो। तो नंबरिंग वाली देखो IUPAC ने इसको और ज़्यादा क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अब देखो किस तरह के पीरियड वगैरह हैं, इनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। है क्या इनमें, देखो सबसे पहला शॉर्टेस्ट पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 1 और 2 वाले, यानी कि हाइड्रोजन है और हीलियम है। शॉर्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट के बाद शॉर्टेस्ट वाले में सिर्फ कितने हैं 2 हैं। शॉर्ट वाले में कितना है 8 है, 3 से लेकर 10 तक। और नंबर ऑफ शेल सबके कितने हैं 2 हैं। इससे पहले वाले में नंबर ऑफ शेल कितने थे 1। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल 8 एलिमेंट है, देख रहे हो ये टोटल 8 एलिमेंट है। ऐसे ही इसके बाद वाला थर्ड पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड ही कहेंगे, क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेल 3 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सामने दिख रही होगी, ये पीरियड का नंबर है, ये नंबर ऑफ शेल है, मतलब जितना पीरियड उतना नंबर ऑफ शेल, जितना पीरियड उतना नंबर ऑफ शेल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में देखो 18 एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ जो लॉन्ग पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 18। फिर उसके बाद वाले फिफ्थ वाले में भी 18 हैं। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, और ये इसके बाद वाले में भी इनकम्प्लीट पीरियड है ये, और इसमें भी 32 एलिमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो लास्ट के हैं लॉन्गेस्ट हैं। फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, और सबसे पहला वाला जो पीरियड है वो शॉर्टेस्ट है, उसके बाद वाले 2 शॉर्ट हैं। तो ये पीछे वाली लाइन का मेन है कि ये जो आपका 1 2 के अलावा ये जो आपका 13 है 14 है 15 16 17 है, इनको मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, या नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। ये एलिमेंट के पास अपना आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है। एलिमेंट जो ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इनको क्या कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ग्रुप में जो एलिमेंट फॉल करेंगे, और इनका 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। जो एलिमेंट 0 ग्रुप के होते हैं, यानी कि 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनको नोबल गैस कहा जाता है, क्योंकि इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ये हार्डली, बहुत ही मुश्किल से किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर रखता है, बाकी सब ऑक्टेट रखते हैं। पीरियड्स की बात करते हैं हम। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, और हर एक को पीरियड कहा जाता है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड, है ना। नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट होते हैं एटम में, वो उसके पीरियड के हिसाब से डिटरमाइन होते हैं, जैसा कि टेबल 5.2 में क्लियर था। एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है आउटर मोस्ट शेल में 1 by 1 टिल एन ऑक्टेट क्या कर लेते हैं, ऑक्टेट जब तक अटेंड नहीं करते हैं उनको क्या किया गया है, प्लेस किया गया है सेम पीरियड में। लास्ट एलिमेंट ईच पीरियड का हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है लास्ट वाले की बात कर रहा है कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम के, और बाकी सब जो ऐसे हैं 1 by 1 जो है सब आगे को बढ़ते जा रहे हैं टिल ऑक्टेट अटेंड जब तक नहीं होता, और इनको सेम पीरियड में रखा जा रहा है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हुआ करते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा है, और इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8-8 एलिमेंट दोनों में होते हैं,
नंबर 3 से लेके नंबर 10 तक एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक थर्ड पीरियड में, इनको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फिर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट दोनों में होते हैं, 19 से 36 तक और 37 से 54 तक फिफ्थ पीरियड में, तो इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। फिर जो आपका सिक्स्थ आ रहा है, इसमें 32 एलिमेंट होते हैं और ये 55 से 86 तक, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। और सेवन्थ पीरियड जिसमें कि एटॉमिक नंबर 87 और उससे ज़्यादा के हैं, ये अभी भी इनकम्प्लीट पीरियड है। इन ग्रुप 3b यानी ग्रुप नंबर 3 ऑफ द सिक्स्थ पीरियड में देयर इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक है, और जो शुरू होता है कहाँ से, लैंथेनम से, और कहाँ तक जाता है आपका लैंथेनाइट्स, वो बिगनिंग होता है लैंथेनम से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइट्स कहते हैं, यानी रेयर अर्थ कहते हैं। ग्रुप 3b में यानी ग्रुप नंबर 3 में सेवन्थ पीरियड के सबसे बॉटम में, ठीक है, सेवन्थ पीरियड में आप देखोगे तो 89 से लेके 103 तक है ना, एक्टिनियम से शुरू होता है, और ये एक्टिनियम से जो शुरू हो रहा है, बिगिन हो रहा है, ये जो 103 तक एटॉमिक नंबर तक है, इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। अब यहाँ इनके बारे में कुछ बताया हुआ है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनके पास सिमिलर प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, है ना। दोनों के दोनों किस ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, 3b में। बट दे शो एट बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये नंबर में, और इनको मेन बॉडी में दिखाने की वजह से ये उसका शेप बिगाड़ देगा। किसका शेप बिगाड़ देगा, जो टेबुलर फॉर्म है ना, उसका शेप बिगाड़ देगा। अब देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उसके बाद देखो देखते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो कि हम लोगों ने देखा 1 2 13 14 15 16 और 17 था। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोगों ने देखा, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर इनर्ट ट्रांजिशन होते हैं इसी में, और इसके अलावा होते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैस। इनर्ट और नोबल का हम लोगों ने देखा है ग्रुप 0, या कह सकते हो ग्रुप नंबर 18। क्लासिफिकेशन जो है SPDF ब्लॉक के हिसाब से, ये बेस है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, जो कि तुम हायर क्लास में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए दिया है कि ये S और P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये इंक्लूड करते हैं अल्कली मेटल, स्ट्रॉन्ग अल्कलीस फॉर्म करता है जो मेटल पानी के साथ। फिर उसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वीकर अल्कली फॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू 1A ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। 1A के कंपैरिजन में ये वीकर अल्कली फॉर्म करेगा। अल्कली क्या होता है, सॉल्युबल बेस को बोलते हैं। ग्रुप नंबर 13 ये बोरॉन फैमिली है। बोरॉन इसमें सबसे पहला मेंबर है, इसीलिए इसका नाम बोरॉन फैमिली है। ऐसे ही कार्बन सबसे पहला मेंबर है, तो ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 15 में आए तो नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन इसका पहला मेंबर होता है इस ग्रुप में सबसे ऊपर। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली होती है ग्रुप 16, और ऐसे ही 17th ग्रुप को हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैलोजन कोई एलिमेंट नहीं है, हैलोजन का नाम होता है सॉल्ट फॉर्मर। अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 में है, ये सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं जो ऑकर करते हैं। देयर आर नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अल्कली मेटल, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं बहुत ही वाइग्रेसली मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाटर के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और एक अल्कली सॉल्यूशन। हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। मेन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं इनका, किनका, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, 1 बाय 1 सबका देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इंक्लूड करते हैं मेटल भी, नॉन मेटल भी, और ये रेगुलर ग्रेडेशन दिखेगा, मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखेगा, जैसे कोई लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा एक पीरियड के अंदर। और ये क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोवेलेंट एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है नॉन मेटल के साथ। इलेक्ट्रोवेलेंट हम लोगों ने देखा था, यानी आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट यानी कि शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरह के दोनों तरह के बनाएगा, इलेक्ट्रोवेलेंट भी बनाएगा और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाएगा नॉन मेटल के साथ। मेटेलिक नेचर बढ़ता चला जाता है
जब कोई मूविंग डाउन एनी ऑफ दिस 7 ग्रुप, इन 7 ग्रुप्स में कोई भी नीचे की तरफ आएगा तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता चला जाएगा। मेटल जो होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वो प्रेजेंट हैं ग्रुप 1 और 2 में। नॉन मेटल जो प्रेजेंट हैं ग्रुप 16 और 17 में, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा कुछ हेवियर एलिमेंट भी हैं, जैसे टिन है, लेड है, ये भी जो है वेरिएबल वैलेंसी है इनके अंदर, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा वैलेंसी है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। हम लोग अभी किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी ब्लॉक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एस पी डी एफ। तो अभी हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक देख लिया, अभी डी ब्लॉक देखते हैं। डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें ग्रुप 3 क्या है, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये सारे एलिमेंट मेटल हैं और सबका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कुछ एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ज़्यादातर ये जो एलिमेंट हैं इनको कैटलिस्ट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। और ज़्यादातर एलिमेंट जो एग्जिबिट करते हैं कैसा? वेरिएबल वैलेंसी, यानी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है उनकी। जैसे कॉपर है, आयरन है ना, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल वैलेंसी। मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं और कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके लिए पहली बार पढ़ रहे हैं हम, तो ये है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ये एलिमेंट 6th और 7th पीरियड में ग्रुप 3 में, ये किन की बात कर रहा है? पहली बार नहीं, मतलब पढ़ चुके हैं, लेकिन नाम देखो क्या है, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात कर रहा है। इन दोनों को, जो इन दोनों का पूरा ग्रुप है, कहाँ से कहाँ तक है याद करना, लेंथेनाइड्स 57 से 71 तक है, एक्टिनाइड 89 से 103 तक है। इनको साथ में कलेक्टिवली सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का? हैवी मेटल होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये वेरिएबल वैलेंसी ये भी शो करते हैं और ये कलर्ड आयन ये भी बनाते हैं। एक्टिनाइड्स जो होते हैं ना, सारे रेडियो एक्टिव हैं बाई नेचर। 80 से अबव में जितने मिलेंगे ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर व्हाट? रेडियो एक्टिव इन नेचर। इनर्ट गैस, और ये एक्टिनाइड शुरू ही होता है 89 से। इनर्ट गैस का क्या है? एलिमेंट जो ज़ीरो ग्रुप के हैं, जो कि 18th वर्टिकल कॉलम में होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इनर्ट या नोबल गैस। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी शेल में, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के अंदर सिर्फ 2 होता है और ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। देयरफॉर इसीलिए इनको इनर्ट इसीलिए कहा जाता है। ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट सेकेंड पीरियड के वो रिजेम्बलेंस दिखाते हैं प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के। तो इसकी वजह से इनके बीच में क्या है ना, एक डायगोनल रिलेशनशिप बनता है। तो ऐसे एलिमेंट जिन्हों डायगोनल रिलेशनशिप बना रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। जैसे पीरियड 2 और पीरियड 3 लिखा हुआ है, देखो, लिथियम मैग्नीशियम की तरह, बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह और बोरॉन सिलिकॉन की तरह, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिज एलिमेंट कहेंगे। फिर बात करते हैं टिपिकल एलिमेंट की। जो थर्ड पीरियड में सोडियम है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, समराइज करते हैं प्रॉपर्टी अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप का, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट। यानी ये जो ऊपर वाले हैं ये पूरे सारे के सारे अपने नीचे वाले ग्रुप का प्रॉपर्टी ये रिजेंबल करते हैं, दिखाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट। मेरिट क्या है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, है ना? क्या फ़ायदा है? कुछ डिफेक्ट भी मिलेंगे इसके बाद। तो फ़ायदा ये है कि ये बेस है एटॉमिक नंबर पे, जो कि बहुत ही बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास फेल कर गया था सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करने में। पोजीशन जो एलिमेंट की है टेबल में वो रिलेट करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसके, और ये शो करता है रेगुलर चेंजेस प्रॉपर्टी के अंदर जब हम एलिमेंट्स में मूव कर रहे होते हैं किसी पीरियड के क्रॉस में या फिर किसी ग्रुप में, है ना, ऊपर से नीचे या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो हमको रेगुलर चेंज मिलता है। किसमें? मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। प्रॉपर्टी जो बार बार अपीयर होती हैं रेगुलर इंटरवल पे या फिर एक ग्रेजुअल वेरिएशन मिलता है
यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है रेगुलर इंटरवल पे, इनको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ये फिनोमिनन जो होता है इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। यानी कि पीरियोडिसिटी की वजह से ही क्या होता है, रिसेंबल करता है प्रॉपर्टी। कॉज जो पीरियोडिसिटी का है वो क्या है कि बार बार एक ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना एक वक्त के बाद। मतलब एलिमेंट्स में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे होगे तो वन बाय वन फिर से दोबारा कुछ एलिमेंट्स के बाद फिर से सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा। मतलब वही क्या है, पीरियोडिसिटी का कॉज है। पर्टिकुलर ग्रुप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी शेल में वो सेम रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर मिलेगा। वैलेंसी भी इसीलिए सेम रहती है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है। तो एलिमेंट जो सेम ग्रुप का होगा वो एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बहुत आसान है रिमेंबर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और फिर से दोबारा बन सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें कुछ डिफेक्ट भी हैं, जैसे कि पोजीशन है हाइड्रोजन का, वो अभी भी जो है संतुष्टि के लायक नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी दोनों की है। ग्रुप 1 में रखा गया है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, अरे सॉरी, इसकी वैलेंसी 1 है ना, पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, सही बात है। और ग्रुप 17 की तरह भी ये प्रॉपर्टी दिखाता है हाइड्रोजन, क्लोरीन वाले ग्रुप की तरह। ठीक है, ये फेल कर गए हैं मॉडर्न वाले एकोमोडेट करने के लिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें क्या रीज़न दिया हुआ है कि सारा का सारा एलिमेंट एडजस्ट कर पाना है एक लैंथेनाइड और एक्टेनाइड वाला मुश्किल है, क्योंकि उसको अगर एडजस्ट करेंगे तो पीरियोडिक टेबल जो है उसका शेप बिगड़ जाएगा। लेकिन देखो ना करना भी ये भी एक कैसा क्या है, डिमेरिट ही तो है, एक लिमिटेशन है, ये इसको एडजस्ट नहीं कर पाए। जनरल ट्रेंड अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो पहले, कि नंबर ऑफ़ शेल जो होता है अरिथमेटिकली, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के रूप से, और नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन इक्वल रहता है किसी भी ग्रुप के अंदर जिसमें कि एक एलिमेंट बिलोंग करता है। ऑल्सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड, कितना उसके अंदर शेल है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कितना शेल आएगा ये कैसे पता चलेगा, ये किस पीरियड में फॉल करता है। जैसे कि कोई एक ग्रुप ले लो 17, तो 17 ग्रुप में देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सेकेंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ वाले में चले आ रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे पीरियड नीचे चला आ रहा है, एक ही ग्रुप है, पीरियड खाली चेंज होता चला जा रहा, तो देखो शेल भी बदलते चले जा रहे हैं। 2 है सेकंड पीरियड 2 शेल, थर्ड पीरियड 3 शेल, फोर्थ पीरियड 4 शेल, फिफ्थ पीरियड 5th और सिक्स्थ पीरियड 6 शेल है इसके अंदर। अब इसके बाद वैलेंसी का हम लोग ट्रेंड देखते हैं। तो वैलेंसी जो एलिमेंट की है वो इक्वल होती है कितना इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हो वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो एलिमेंट जो पर्टिकुलर ग्रुप में है, जैसे ये सारे के सारे ऊपर वाले पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, सबका 7 7 7 है, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे, यानी सबकी वैलेंसी क्या है, सेम ग्रुप में 1 है, यानी सेम है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, एक ग्रुप के अंदर सबकी वैलेंसी सेम होती है। वैलेंसी अल्कली मेटल की 1 है, जैसा कि टेबल में यहाँ शो किया गया है नीचे भी। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये एक ही ग्रुप के हैं, और देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1 2,8,1, मतलब सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और ये लूज़ कर देंगे, इसीलिए सबकी वैलेंसी कितनी है, आपकी 1 है। ठीक है, ऐसे ही बार की सब ग्रुप का यहाँ पे वैलेंसी निकाल के दिखाया हुआ है। ठीक है, ग्रुप 13 का 3 होगा, ग्रुप 14 का 4, ग्रुप 15 का 3, 16 का 2, फिर 17 का 1 होगा और 18 का 0, क्योंकि 8 - 8 0। ठीक है, इसको और भी बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे। वैलेंसी जो है 0 ग्रुप की 0 होती है। प्रॉपर्टी एलिमेंट की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट किसी भी एक गिवन ग्रुप में यानी वर्टिकल में है ना, क्या होगा, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, और इसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सेम है, इसीलिए सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। और वो ऊपर से नीचे आओगे ना तो एक तुमको यूनिफॉर्म चेंज मिलेगा। यूनिफॉर्म चेंज मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा उनके प्रॉपर्टीज़ में सेम टाइप से। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे है
अल्कली मेटल का ग्रुप 1 की बात कर रहा है कि सारे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे नीचे जाओगे, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ठीक है, यानी कि सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये एरो दे रहा है इसको। हैलोजन एटम आल्सो आर वेरी रिएक्टिव, हैलोजन भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो इनकी डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी है ये घटती चली जाती है जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे। यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी टॉप में, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, फिर एटॉमिक साइज़ के लिए देखो यहाँ कितना अच्छा डायग्राम बनाया है इसने कि जैसे जैसे कोई भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? 2 ही शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, जितना नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होता जाएगा उतना ही उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा और उसका साइज़ जो है बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी कोई ऊपर से नीचे की तरफ आएगा यानी कि आपका पीरियड चेंज होगा, तो पीरियड चेंज होने के साथ साथ साइज़ बढ़ता चला जाएगा अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कि ग्रुप 15 में, तो ऊपर के नीचे की तरफ आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो ग्रुप 15 की बात कर रहा है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, ये दोनों कैसे हैं? नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और एंटीमोनी ये कैसे हैं? मेटलॉइड। और बिस्मुथ जो है एक टिपिकल एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट ग्रुप 15 की बात कर रहा है, उनके कैरेक्टर्स की बात कर रहा है। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो क्या होने वाला है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि जो लूज़ करने की कैपेसिटी है ना वो बढ़ती चली जाएगी जितना एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता चला जाएगा। इट इज़ अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है मेटेलिक कैरेक्टर में एलिमेंट के टॉप से बॉटम कि जो ऑक्साइड है एलिमेंट के वो जो है ज़्यादा बेसिक होते जाते हैं कैरेक्टर में जब आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जैसे कि ग्रुप 15 में आओगे तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, फॉस्फोरस का है, आर्सेनिक का है। तो ये सब जो है कैसा है, ये देखो शुरुआत में बिल्कुल एसिडिक नेचर दिखा रहा, फिर एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा, फिर जैसे जैसे आप चाहते चले जा रहे हो तो फिर कैसा नेचर दिखा रहा है? बेसिक नेचर दिखा रहा है। अब देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या दी हुई है? नोट करने वाली बात दी है कि हाइड्रोजन को टॉप में रखा गया है ग्रुप 1 में, अल्कली मेटल्स के ऊपर रखा गया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है बिल्कुल सेम है अल्कली मेटल की तरह, इसीलिए उसको वहाँ रखा गया है। हाइड्रोजन और अल्कली सबकी वैलेंसी 1 है। हाउएवर हाइड्रोजन जो है बहुत ही स्मॉल होता है साइज़ में, है ना, और इसीलिए एंड देयर फॉर मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसीलिए बहुत डिफरेंट होती हैं। किससे? अल्कली मेटल से। एज सच वाइल डिस्कसिंग द अल्कली मेटल ऑफ ग्रुप 1, हाइड्रोजन को इग्नोर किया जाता है जब भी हम पढ़ रहे होते हैं अल्कली मेटल के बारे में। हाउएवर कुछ पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को प्लेस नहीं किया गया है किसी भी ग्रुप में। इसको ट्रीट किया जाता है कैसा? स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब स्पेशल एलिमेंट माना जाता है और इसको एकदम अलग रखा जाता है हेड ऑफ द पीरियडिक टेबल के अंदर। तो यही देखो खामी भी है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी कि उसको कोई सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन नहीं दिया गया है अभी तक। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं पीरियड की। पीरियड की बात करो तो पीरियड का मतलब है नंबर ऑफ शेल, जितना नंबर ऑफ शेल उतना पीरियड। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे किसी भी गिवन पीरियड में तो होने क्या वाला है? नंबर ऑफ शेल एक जैसे रहने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल जो है 3 ही रहेंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, 3 का मतलब 3 शेल मतलब 3 पीरियड। जैसे कि हम ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ टेबल भी बना दिया आपके लिए। सोडियम है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब देखो यहाँ पे कितना है इसका? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखो सबकी वैलेंसी कैसी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। अब इसमें भी देखो 3 शेल 3 है और यहाँ आखिरी तक आर्गन आखिरी है और इसमें कितना शेल है? 3 शेल है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में। तो किसी भी गिवन पीरियड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में इंक्रीज़ करेगा जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा वैलेंस शेल में जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। वैलेंसी की बात करें जैसे यहाँ पे, तो वैलेंसी एलिमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीज़ करता है 1 से 4 तक और फिर वापस जाता है 1 तक। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, फिर 4 से 3, 2, 1,
फिर इसके बाद वाला कहाँ जाएगा, ये 17th ग्रुप है, इसके बाद कहाँ जाएगा, 0 चला जाएगा। बट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीज करता है 1 से लेके 7 तक। ठीक है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता है 1 से 7 तक। देखो इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ऑक्सीजन के केस में ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये वैलेंसी ली गई है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन के लिए कितना चाहिए, यहाँ पे 7, वो ऑक्सीजन कितना चाहिए क्लोरीन के लिए 7 चाहिए, ऐसे ही यहाँ सल्फर के लिए 3 चाहिए, है ना। इस तरीके से एटम के साइज़ की बात करें तो जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हो। अब देखो ये हैरत करने वाली बात है। क्यों हैरत करने वाली बात है, क्योंकि जब लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, फिर भी शेल का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन अगर इंक्रीज़ होगा, वो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे में न्यूक्लियर पुल जो होगा वो साइज़ को छोटा कर देगा, यानी कि ज़्यादा न्यूक्लियर पुल लगाएगा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, इसलिए साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ऑल्दो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 8 हैं, इसके पास 5 है, लेकिन फिर भी ये 9 वाला ज़्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। क्यों, क्योंकि मोर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर पुल लगेगा और साइज़ कैसी हो जाएगी, छोटी। प्रॉपर्टी की बात करें एलिमेंट्स की, तो प्रॉपर्टी एलिमेंट का डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। किसी एक पीरियड में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं वो चेंज होते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी भी एलिमेंट की चेंज होती रहती है। रिएक्टिविटी जो पहले डिक्रीज़ होती है 14 तक और फिर इंक्रीज़ करती जाती है रिएक्टिविटी। 10 ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, होता है, रिएक्टिव मेटल होते हैं, जबकि ग्रुप 17 वाले भी मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ग्रुप 1 भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ग्रुप 17 भी, तो मतलब पहले डिक्रीज़ होता है और फिर इंक्रीज़ होता है ना। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, तो मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे बाएं से दाएं की तरफ जाते हुए क्या होता जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता जाएगा। ये चेंज होता है मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और जाओ लास्ट एलिमेंट तक हम पहुँचेंगे तो लास्ट में हमारा कौन सा है, इनर्ट गैस है। तो देखो ये मेटल है, मेटल के बाद मेटलॉइड तक पहुँचेंगे, मेटलॉइड के बाद नॉन मेटल आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट में आपका कौन आएगा, इनर्ट। ऑक्साइड जो एलिमेंट के हैं, तो ऑक्साइड्स एलिमेंट के वो पर्टिकुलर पीरियड में प्रोग्रेसिवली कम बेसिक होते जाते हैं और फाइनली एसिडिक कैरेक्टर के हो जाते हैं। देखो बेसिक ज़्यादा, फिर कम, और उसके बाद ऐसे ही देखो यहाँ पे सोडियम के लिए दिया है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये देखो एसिडिक कैरेक्टर जो है इनका इंक्रीज कर रहा है ना, थर्ड पीरियड में। ये पहले जैसे हैं बेसिक, लेस बेसिक, और लेस बेसिक से आगे बढ़ते बढ़ते नॉन मेटल की तरफ जाते जाते क्या हो जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा इनका। अब देखो इसमें जो पर्टिकुलर ग्रुप है ना, उनके लिए अलग अलग से स्टडी है। तो यहाँ पे स्टडी है ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे कि ग्रुप 1 है अल्कली मेटल। ये जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनके पास जो है कि एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इसीलिए इनकी वैलेंसी भी 1 है। तो इनको 1A में रखा गया है पहले ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, और इनको अल्कली मेटल बोला जाता है। ये जो है पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, और ये हाइड्रो ऑक्साइड्स जो बनेंगे ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होंगे। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज का मतलब वो बेसेस, ऐसे बेसेस बनेंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इक्वेशन के रूप में कि अगर कोई भी मेटल होगा इस ग्रुप का, ग्रुप 1 का कोई भी मेटल होगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन। मेटल कोई भी हो ग्रुप 1A का, M का मतलब यही है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग, ग्रुप 1 की बात हो रही है तो देखो सबकी वैलेंसी 1 है, देख रहे हैं वो नीचे तक आते आते आपका वो जो शेल है वो बढ़ रहा है। इनका ऑकरेंस जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। नेचर कैसा है, ये सॉफ्ट होते हैं और छुरी से काटे जा सकते हैं, और इनकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। बॉन्डिंग की बात करें आपस में तो सारे अल्कली मेटल सॉल्ट को छोड़ के एक्सेप्ट सम सॉल्ट ऑफ लिथियम सब आयोनिक होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं नेचर में। एक्शन एयर के साथ कैसा है, जब ये
ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखो क्या बनाते हैं, ये बना रहे हैं अपने ऑक्साइड्स, या वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड्स बना रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ देखो कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। तो देखो हो क्या रहा है, पहले ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्साइड बना ले रहे हैं, फिर ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रो ऑक्साइड बना लाया है, फिर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर रहा है तो कार्बोनेट बना ले रहा है, मेटल कार्बोनेट बन रहा है, और साथ में वाटर। रिएक्टिविटी इन मेटल की इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप इसकी ग्रुप में नीचे चले आओगे। एक्शन वाटर के ऊपर कैसा है कि कोई भी अल्कली मेटल ले लो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड कैसे होंगे, अल्कली होंगे, एल्कला, ये जो है स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होंगे, ठीक है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि ये सॉल्युबल होंगे आपके वाटर के अंदर। एक्शन एसिड के साथ कैसा है, ये देखो, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ HCl और डाइल्यूट H2SO4 मिले, ताकि ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन, है ना। कोई भी अल्कली मेटल लेंगे और उसके HCl के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल क्लोराइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। ये जो है यूनिपॉजिटिव आयन ईजिली फॉर्म करते हैं, ठीक है। यूनिपॉजिटिव आयन इजीली फॉर्म करने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जब फ्रेशली कट इनको किया जाता है, जैसे कि टिपिकली सिल्वरी वाइट मेटल लस्टर दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो इनकी चमक है वो गुम होने लगती है, टार्निश हो जाता है, डल हो जाते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। फिर इसके बाद है कि सारे के सारे अल्कली मेटल सॉल्ट इम्पार्ट करते हैं कलर फ्लेम को, ठीक है, जिसमें जलते हैं। जैसे लिथियम है तो ये क्रिम्सन रेड कलर देता है फ्लेम को, सोडियम गोल्डन कलर देता है, गोल्डन येलो, और पोटेशियम पेल वायलेट कलर देता है फ्लेम को। यानी कि जब चल रहा होता है तो आग किस कलर की होगी उसकी बात कर रहा है। आग में गोल्डन येलो कलर दिखाई देगा, पेल वायलेट दिखाई देगा, क्रिम्सन रेड दिखाई देगा। जो अल्कली रेड है, अरे सॉरी अल्कली मेटल हैं, वो ऑब्टेन होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट। तो अल्कली मेटल को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है उनके मोल्टेन सॉल्ट का, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के। ग्रुप 2 की बात करते हैं अब। जो एलिमेंट हैं जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड है ऑकर करता है अर्थ के क्रस्ट पे, क्रस्ट में, इन द अर्थ क्रस्ट, और उसके जो हाइड्रो ऑक्साइड है ये वीक अल्कलीज होते हैं। सारा जो एलिमेंट है इस ग्रुप का, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और शो करता है 2 वैलेंसी, तो इसीलिए इनको ग्रुप 2A में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। अब देखो यहाँ पे सारा वैसे ही ग्रुप 1 की तरह बनाया हुआ है इस तरह। देखो इसमें भी सबकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। ऑकरेंस की बात करते हैं, देखो सिमिलर क्या करना है, इसमें भी ऑकरेंस पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ एयर और एक्शन ऑफ वाटर। ऑकरेंस की बात करें तो कम रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल से, तो ये जो है ये भी क्या है, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, मतलब है रिएक्टिव बस उससे कम है, तो रिएक्टिव होने की वजह से फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। ये ग्रेइश वाइट होते हैं कलर में और हार्डर होते हैं, किससे, अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल को जहाँ छुरी से काट ले रहे थे आराम से, वहाँ इनको काटना मुश्किल होगा। बॉन्डिंग तो सारा एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है, मेटल सॉल्ट एक्सेप्ट बेरिलियम, ये जितना भी मेटल सॉल्ट बनाएगा ये सब आयोनिक बॉन्ड का होगा बेरिलियम के अलावा। एक्शन ऑफ एयर, एयर के साथ देखो एक्शन क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल से, तो इनका रिएक्टिविटी इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे ग्रुप 2 में नीचे की तरफ आओगे। इस ग्रुप में जैसे नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। वाटर के साथ एक्शन कैसा होगा कि कोई भी मेटल ले लो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, मेटल मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। एसिड के साथ भी रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे देखो HCl लो या H2SO4 लो, तो मेटल क्लोराइड बनेगा या मेटल सल्फेट बनेगा, दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। अच्छा, ये जो है डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यहाँ पे यूनी पॉजिटिव है, यहाँ डाई पॉजिटिव, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यूनी पॉजिटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डाई पॉजिटिव, और ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कंपैरेटिवली लो होता है, लेकिन इनका लो होता है लेकिन हायर होता है इन कंपैरिजन टू जो है अल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनका हाई होता है।
बेरिलियम को छोड़ के और मैग्नीशियम को सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को। जैसे कैल्शियम कलर देता है फ्लेम को ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम क्रिम्सन और बैरियम एप्पल ग्रीन देता है, और रेडियम भी क्रिम्सन कलर देता है फ्लेम को। फिर ये ऑब्टेन होते हैं कैसे, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे आप इनके मोल्टेन सॉल्ट से का, तो आपको ये मेटल्स मिलेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 10th की केमिस्ट्री में। अच्छा, ग्रुप 7 है या ग्रुप 17, हाइलोजन की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें देखो सबकी वैलेंसी इसमें 1 ही मिलेगी। हाइलो का मतलब क्या होता है, सी या फिर सी सॉल्ट जॉइंट्स, मतलब ऐसा जो प्रोड्यूस करते हैं, मीनिंग सॉल्ट फॉर्मर। ये कौन होते हैं हाइलोजन, सॉल्ट बनाने वाले, ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्मर हैं। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स देखोगे सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 का मतलब 8 - 7 यानी सबकी वैलेंसी भी कैसी है, 1 है। ये सबसे ज़्यादा जो है कि रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी नीचे आते आते कम होने लगती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जबकि आप बात करो तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और आयोडीन जो है इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। एक स्टेडी इंक्रीज दिखेगा इनके मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे। फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, जबकि ब्रोमीन जो है एक लिक्विड होता है, और आयोडीन कैसा होता है, सॉलिड। यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो ये हार्ड होते जा रहे हैं, है ना। एस्टेटाइन जो लास्ट वाला है ये बहुत ही ज़्यादा वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, और ये रेयर एलिमेंट है। इंटेंसिटी जो कलर की है ऑफ द एलिमेंट ये भी इंक्रीज़ करती है पेल टू डार्क, यानी ये पेल कलर पेल है और इसके बाद ये डार्कर होते जाते हैं। अच्छा, फ्लोरीन जो है पेल येलो होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, और जो लिक्विड है आयोडीन का वो वायलेट सॉलिड है। देख रहे हो पेल कलर से कैसा होता जा रहा है, डार्क कलर में चेंज होता जा रहा है नीचे की तरफ आते हुए। ये सारे पॉइजनस होते हैं और इनके पास सिमिलर स्ट्रॉन्ग पंजेंट और अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है, सड़े अंडे के जैसे एकदम बिल्कुल बदबू। दे जो है कि स्टॉकिंग मतलब एकदम स्मेल होता है। दे ऑल फॉर्म डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये इनका डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बनता है, मतलब 2 एटम कंबाइन होते हैं इन एलिमेंट्स के, एक मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्स का बनाने के लिए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन दिया है। इन सब की वैलेंसी कैसी है, इन सब की वैलेंसी 1 है, और ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब इसके आगे देखो, इन ये हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। फिर उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारा सीरीज़ ऑफ कंपाउंड दूसरे एलिमेंट के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड टुगेदर, और ये सबको मिला के क्या कहा जाता है, इन सारे कंपाउंड्स को, इन सारे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, इन सारे कंपाउंड्स को कहा जाता है हैलाइड्स। जो हैलोजन है वो खुद ही रिएक्ट डायरेक्टली विथ मेटल और क्या फॉर्म कर सकते हैं, मेटल हैलाइड, यानी मेटल के साथ डायरेक्टली ये कंबाइन होके मेटल सॉल्ट बना सकते हैं या मेटल हैलाइड बना सकते हैं। ये सारे जो है कि फॉर्म करते हैं नेगेटिव आयन और कैरी करते हैं सिंगल चार्ज, है ना। क्योंकि सबके लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको ऑक्टेट होने के लिए। ग्रुप 0 या 18 ग्रुप की बात करें तो जब मेंडलीव पहले कंस्ट्रक्ट किया था टेबल को तो वहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं था होल ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए या ग्रुप 0 के लिए, क्योंकि ये जो है ना उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। क्योंकि ये जो है रिएक्टिविटी में रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनर्ट होते हैं, तो इसलिए जो है कि उस समय ये जो है डिस्कवर नहीं हो पाए थे। कोई क्लियर साइन इनके एग्जिस्टेंस का नहीं मिला था। जब एनालिसिस किया गया गैसेस का जो एयर के अंदर है तो उसकी वजह से आर्गन की डिस्कवरी हुई। हीलियम पहली बार डिटेक्ट किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ लाइट की वजह से जो सूरज से निकल रही थी एक्लिप्स के टाइम में, और दूसरे नोबल गैसेस वगैरह जो हैं आइसोलेटेड थे, बिल्कुल अलहदा थे, अलग थे, है ना, इनर्ट हैं इसीलिए अलग थे। विलियम रामसे जो है आइसोलेट किए थे इन गैसेस को, रामसे आइसोलेटेड दिस गैसेस, ही वॉज अवॉर्डेड
तो देखो यहाँ पे किया क्या गया था कि हीलियम वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ लाइट, जब सन फ्रॉम द सन जो एक्लिप्स के टाइम पे निकल रहा थे, और दूसरे नोबल गैसेस भी उस समय अलग किए गए थे, आइसोलेट किए गए थे। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो विलियम रामसे ने ये आइसोलेट किया था इन गैसेस को, और इनको इसके लिए नोबल प्राइज़ अवार्ड भी मिला था इस बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये जो गैसेस थे ये हीलियम थे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन थे, और इनको इनर्ट गैस कहा गया। इसका मतलब ये डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करते हैं एट ऑल। 1960 में कुछ कंपाउंड जो हैं जीनॉन और क्रिप्टॉन के, उनको बनाया गया, उनका नाम चेंज कर दिया गया, किसमें? नोबल गैस में। इनके जो कुछ कंपाउंड हैं जेनॉन के और क्रिप्टॉन के, उनको बनाया गया और उनका नाम बदल किया गया किसमें? नोबल गैस में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ग्रुप 18 मतलब नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। सबका देखो ऑक्टेट पूरा है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में, और दूसरे बाकी सारे मेंबर्स के साथ 8-8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, और इसीलिए सारे के सारे बहुत ही स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। सारे कलरलेस हैं, टेस्टलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं। ठीक है, कोई कोई मतलब इनके अंदर गंध नहीं है। ये ना ही इन्फ्लेमेबल है, ना ही सपोर्ट करते हैं कंबशन को। ये मोनोएटॉमिक होते हैं क्योंकि ये स्टेबल है। तो स्टेबल है तो एक एटम भी फ्रीली ऑकर कर सकता है। ठीक है, फ्रीली ऑकर करता है, कंबाइन नहीं करना पड़ता, कंबाइन नहीं होना पड़ता इनको। दीज गैसेज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये गैसेस स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और जब मूव करेंगे हम हीलियम से रेडॉन की तरफ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ये जो नोबल गैसेस हैं, इनको अगर लिक्विफाई करने की बात करें तो बहुत मुश्किल होती है। और ये गैसेस इमिट करते हैं लाइट, है ना, कलर्ड लाइट। जब इनको जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में पास किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास किया जाता है इनके बीच में से, तो ये गैसेस क्या करते हैं? एमिट करते हैं कलर लाइट, है ना, रोशनी निकलती है फिर। ठीक है, रोशन होते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली बहुत ही लो होता है इनका। हीलियम के पास सबसे कम लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, किसी भी एलिमेंट के कंपैरिजन में, और इसको जो है सॉलिडिफाई नहीं किया जा सकता है अलोन बाय कूलिंग से सिर्फ इसको सॉलिडिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रेशर भी हमको लगाना पड़ता है इसको सॉलिडिफाई करने में। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, है ना, एटम्स की, जो नोबल गैसेस की हैं, ये पर्टिकुलरली किसकी वजह से हैं? ये स्टेबल होने की वजह से हैं। यूज़ जो है नोबल गैस का है वो डिपेंड करता है इनके अनरिएक्टिव नेचर के ऊपर। हीलियम को यूज़ किया जाता है एयरशिप वगैरह में और बैलून में, क्योंकि ये जो है हल्का भी होता है, अनरिएक्टिव होता है। आर्गन को फिल किया जाता है बल्ब के अंदर, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है फिलामेंट से हाई टेम्परेचर पे भी। और बेस्ट नियॉन यूज़ जो है नोबल गैस का, पर सबसे बेहतरीन नियॉन लाइट्स, ये ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट्स वगैरह में काम करता है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया जाता है ट्यूब में जिसमें नोबल गैस हो, तो ये लीट हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। डिफरेंट गैसेस इम्पार्ट डिफरेंट कलर, तो जितने अलग अलग गैसेस होते हैं वो अलग अलग कलर देते हैं, तो इसके लिए इसको एडवर्टाइजिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के, ये कहाँ से कहाँ है? आर बिटवीन टू मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, ग्रुप 1 एंड 7a17। इंडीड इट इज़ देयर क्लोजनेस टू दिस ग्रुप, ये इस ग्रुप से बहुत क्लोज है। स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट दैट मेक्स द अल्कली मेटल एंड द हाइड्रोजन सो रिएक्टिव, तो इसकी वजह से जो है कि अल्कली मेटल और हाइड्रोजन जो है रिएक्टिव हैं। दे कैन ईजिली अचीव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। देखो, ग्रुप 1 की बात करें या ग्रुप 17 की बात करें, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का ही बस मामला है। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। ग्रुप 17 की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, नोबल गैस के करीब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन के बस आदान प्रदान से, गेन और लॉस से, शेयर से ये क्या हो जाते हैं? ऑक्टेट हो जाते हैं। यूज़ क्या है पीरियडिक टेबल का? पीरियडिक टेबल का यूज़ ये है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट की, और एलिमेंट होंगे कि नहीं, तो अंदाज़ा लगाया जा चुका है काफ़ी हद तक। इट हैज़ बिन यूज़फुल इन पास्ट में
करेक्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ने के लिए कोई फंडामेंटल बेसिक चीज़ नहीं थी। जो भी चीज़ें थी वो सब पे फिट नहीं बैठ रही थी। तो अब जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया है उसमें सारी चीज़ें फिट हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी स्टडी एलिमेंट की और कंपाउंड की सिस्टमेटिक बन गई है और आसान हो गई है याद रखने में। पोजीशन एलिमेंट का पीरियडिक टेबल में जो है रिवील क्या करता है, उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रॉपर्टीज़, है ना। टेबल में देखते ही आप सारी चीज़ें पता कर लोगे। नेचर केमिकल बॉन्ड का कैसा बनेगा, फॉर्मूला कंपाउंड का, और प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड की कैसी होगी, ये सारी चीज़ें अब जो है प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो कैसे प्रेडिक्ट करोगे। एलिमेंट जो ग्रुप 1, 2, 3 में मेटल में है ये लूज़ करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, जबकि 15, 16, 17 वाले नॉन मेटल गेन करेंगे और निगेटिव बनेंगे। जब ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन आपस में कंबाइन करेगा ये कंपाउंड बनाएंगे, और इस तरह का कंपाउंड क्या कहलाता है, ये इस तरह का कंपाउंड कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। अगर एलिमेंट ग्रुप 14, 15, 16, 17 का कंबाइन करेगा किसके साथ, विद दोज ऑफ 15, 16, 17 यानी नॉन मेटल के साथ, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। नॉन मेटल के साथ करेगा मोस्टली। तो पोजीशन जो एलिमेंट की है पीरियडिक टेबल में वो रिवील करती है कि वैलेंसी कितना है और वेदर एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो ग्रुप में वैलेंसी के हिसाब से हम बता देंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल। तो अगर देखो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है तो ये कैसा है, मेटल। 4 है तो मेटलॉइड, 5, 6, 7 है तो नॉन मेटल, और लास्ट में अगर 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब नोबल गैस। आई होप इससे ज़रूर आपको मदद मिली होगी, और ये ब्रीफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स को पूरी तौर पे आप सब पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।